हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि मौजूद हैं, जो कि एक हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्वनिष्ठ विचारक और लेखक हैं, साथ-साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जो देश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी नज़र रखते हैं। और आज हम उनसे जानेंगे देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर उनकी क्या राय है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के विचार पे उनकी क्या राय है, आज कुत्तों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस पे क्या राय है, इन तमाम मुद्दों पे आज उनकी राय जानेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है पवन सर आपका। जय श्री राम पाल साहब। जय हिंदू राष्ट्र। आपने जय हिंद। मुझे मौका दिया अपने चैनल पर अपने विचार रखने का। मैं प्रयास करूंगा कि आप जो है अपने जो आपके क्वेश्चन हो उनसे आप संतुष्ट हो और हमारी बात जो है आपके जो श्रोता हैं उन तक साफ-साफ पहुंचे। प्लीज कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू सर। सर सबसे पहले जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज हमारे सामने हमारे देश में, जो लाइमलाइट में बना हुआ है मीडिया से लेकर तमाम सड़कों तक, सर वो मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको हटाया जाए, उनको एक जगह रखा जाए, एक जो है बना करके यार्ड, और उनको सड़क से हटाया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं पहली चीज? और इसको हटाने न हटाने को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है सड़क पर, लोग कैंडल मार्च तक निकल गए हैं लेकर के, उस पे आपकी क्या राय है सर? सबसे पहला सवाल। अनिल जी, ये जो स्ट्रीट डॉग का मैटर है और ये सुप्रीम जी कोर्ट सर। तक पहुंचा है, ये जी बहुत सर। देर से पहुंचा है असल में। ओके। इसको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, बल्कि लोकल अदालतों में या आपका हाई कोर्ट में, और बगैर हाई कोर्ट के इसमें सरकार को भी पहले ही कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जी सर। अब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि आप सुबह वॉक पे नहीं निकल सकते हैं, रात में आप वॉक पे नहीं निकल सकते हैं, मेन मेन सड़कों पे आप चल सकते हैं, अगर साइड में गलियों में आप चले गए तो कुत्तों की फौज आपको घेर लेगी। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप खाली हाथ जा रहे हैं तो आपको अटैक हो सकता है। आपके हाथ में एक छोटी सी स्टिक है तो आपके पीछे कुत्तों का पूरा एक झुंड सी बिना पे पड़ जाएगा कि आपने हाथ में एक छड़ी ली हुई है उसे मारने के लिए। यही नहीं, आसपास के लोग भी आपके ऊपर एक संदेह की निगाह से देखते हैं कि भाई कुत्तों पे कहीं ये लाठी न चला दे। साथियों, अनिल जी देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये इतनी पुरानी मिनस है कि मैंने अपनी लाइफ में जी सर। सैकड़ों लोगों को रेबीज से मरते देखा है, उनको कुत्ते की तरह भौंकते हुए मरते देखा है। और अगर एक बार रेबीज हो जाती है तो आदमी के सर्वाइवल की 0% गुंजाइश होती है और वो आदमी खुद को मरते हुए देखता है, साथ में उसके परिजन उसके सामने बैठे रहते हैं और वो आदमी कुत्ते की तरह बोलता है, साथ में पानी से डरता है और फीवर 105 106 तक चला जाता है। और आदमी देखते-देखते माँ-बाप के सामने बच्चे, बच्चों के सामने माँ-बाप चले जाते हैं, आँख से आँख मिली रहती है और बड़ी दर्दनाक मौत होती है। सर और अभी मैंने तो हाँ, जी हुँ, सर प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू। अभी बहुत सारे वीडियोस जो है बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। एक लड़का है जिसको पकड़ के हुँ, बांध के रखा गया है हॉस्पिटल में, और कुत्ते के जैसे भौंक रहा है वो। और जी, अभी जी, जी। अभी हाल की खबर है कि एक कबड्डी खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पे कबड्डी का खिलाड़ी था, उसको जी, उसकी जी। कुत्ते ने काट लिया था, और उसने हुँ, हल्के में हुँ। लिया और कुछ दिन बाद रेबीज से उसकी मौत हो गई सर। हुँ, 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 हुँ। बहुत केस हैं। मैं तो अच्छा मेरी मार्केटिंग लाइफ काफ़ी है। पूरे कंट्री में घूमता हूँ और सिचुएशन बैड टू वर्स है और अब लोगों का ध्यान गया। मैं तो इस बात पे कम से कम 15 साल से लिखता आ रहा हूँ और मंचों पे भी मैंने इसको बोला है और लोगों ने बड़ा इसको लाइटर मूड में लिया इन चीज़ों को कि जैसे मैं कोई ओवर बात कर रहा हूँ या कोई ज़्यादा बात कर रहा हूँ कुत्तों का नाम लेके, या मैं कोई कुत्तों का विरोधी हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब ट्रेन पकड़ने सुबह जाया करता था अनिल जी, जी। तो मैं आपको कि अमूमन ये ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको घर से लेके जहाँ से आपको कोई व्हीकल मिलता है सुबह स्टेशन जी। जाने जी। के लिए, जी। तो वहां तक तो आपको पैदल जाना ही जाना है। तो जी। जी। सुबह 4 बजे जब मैं निकलता था, जाड़ों की रात हो या गर्मियों की रातें हो, तो मेरी उससे पहले यूं कहिए कि बहुत ज्यादा इसके बावजूद भी कि मैं डेयरिंग हूँ काफी मामलों में, लेकिन जी। उसके बावजूद भी एक रूह कांपती थी कि कुत्ते साथ साथ चलते थे और आपके 1 डेढ़ 2 किलोमीटर तक आपको साथ में छोड़ के जाते थे। कोई आपको हम्म। पकड़ रहा है, कोई आपका पैर पे सूंघ रहा है, कोई दांत से आपकी पैंट दाब रहा हाँ। है, तो आप बहुत परेशान हो जाते थे, मैं परेशान हो जाता था। और ये जी। फॉर्चुनेट रहा कि ये काल मेरे साथ 2 साल चला और मैं बच गया।
लेकिन बहुत सारे लोग लकी नहीं होते हैं, अगर वो कुत्तों से डर जाते हैं तो वो कुत्ते काट ही लेते हैं। और फिर जी उसके अलावा फिर जो एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इंजेक्शन की, और कई एक आध चीजें और भी हैं। कई दफा जैसा ऐसा जी होता है कि आपके छोटा सा कट लगा हुआ होता है कहीं चाट भी बॉडी में, लेते हुए भी आपको हो पता ही जाता है। नहीं है कि फुड़िया जी। नहीं है आपके, कोई कोई आपके दाद है आपके पैर पे, और कुत्ते ने जी उसके ऊपर चाट लिया या पंजा मार दिया, तो आपने कहा कि अरे कोई कुत्ते के दांत तो लगा नहीं है, लेकिन अगर उसकी लार चली गई तो समझिए रेबीज होना ही होना है। और अभी नहीं होगा, 15 साल बाद भी हो सकता है। तो इतनी ट्रेजेडी है इसके साथ, और इसको लोग लाइटली ले रहे थे। लेकिन इतने विवाद के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि जो कुत्तों वाला पक्ष है, जो कुत्ता के जो लोग समर्थक हैं सो जी कॉल्ड, वो और ज्यादा मजबूती पे आ गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और ज्यादा लामबंद हो गए। जी और इत्तेफाक से यूं कहिए कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं और ये जो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया तो जी अपोज कर रहा है हर एक हद तक, लेकिन जो जी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये जो जी कुत्तों का सर्वाइवल है, और कुत्तों के लिए आप कुछ मत करिए, और कुत्तों को आप जी खाना खिलाइए, और जो है कुत्ता किसी के भी गार्डन में जाके गंदगी कर दे, कुत्ता जो है आपके घर में घुसे आए, आप कुत्तों को आप कुछ कह नहीं सकते। कुत्ते के राइट्स जो हैं वो मानवाधिकार से भी ज्यादा हो गए हैं। ये स्थिति जी है सर। देश में, और पूरे अभी कंट्री में यही स्थिति है। जी सर, अभी क्या तो ये हुआ, सही कल की संबोधित खबर किया है। है इन्होंने। हाँ बोलिए। जी कल कल की खबर है सर, कि एक दरोगा थी, उसके सामने कुत्ता आ गया, वो अपनी बुलेट से गिर गई और उसकी मौत हो गई। हम्म। हाँ, कल सुबह की खबर, सुबह की जी गाजियाबाद सर। की खबर सर है ये। लेडी हाँ लेडी सर। इंस्पेक्टर है वो। जी सर। और ऐसे हाँ। तमाम वीडियोज है जहाँ अकेले गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, अचानक से पागल कुत्ता आता है और पकड़ के एकदम हम्म। पूरा उसे नीच लेता हम्म। है। सर इन जी सब के जी जी। बावजूद लोगों का जो अपोज करने का जो रीजन है, लोग कह रहे हैं कि अगर कुत्ते सड़क से गायब हो जाएंगे तो हम्म। जो घटनाएं होती हैं और ज्यादा बढ़ेंगी, जो चोरी की घटनाएं और तमाम घटनाएं जो बताते हैं लोग, पहली चीज। दूसरी हम्म। चीज, लोगों का कहना है कि वो लोगों के बीच में है तो उनको खाना पीने का थोड़ा मिल जा रहा है, लेकिन वहां पे अगर आप एक जगह रख देंगे तो उनकी व्यवस्था कैसे है, ना कोई व्यवस्था है ना कोई प्लानिंग है, आप ऐसे उठा के पटक देंगे, वहां खाने के लिए मर जाएंगे वो। जैसे आज के समय में लोग कंपेयर कर रहे हैं कि देखो सरकार ने गौशाला तो बना दी, लेकिन गौशाला में भी गायें मर रही हैं। हम्म। हम्म। देखिए, ऐसा मैं बताऊं आपको, ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पर आप जो है सड़क पे बगैर कपड़ों के निकल जाइए तो इस चीज के भी 100 सपोर्टर आपके जो है पैदा हो जाएंगे। और जी आप और 10 विरोधी होंगे, 100 सपोर्टर इस बात को जेन्युइनली कहने लगेंगे कि देखिए कोई ना कोई कारण तो होगा कि बेचारा बगैर कपड़ों के जा रहा है। तो यही कुत्ते में भी है कि मुझे बताइए कि एक हमारी कॉलोनी है जहां पे नहीं होंगे कि 1400 घर है यहाँ पर, और जी 1400 घर में अगर 500 कुत्ते यहाँ पर हैं हमारी कॉलोनी में, हर चौराहे को वो रात उनका व्यवहार जो बदलता है रात में 9 बजे के बाद बदलने लगता है, बहुत हाँ एग्रेसिव जी, हो जाते हैं। आक्रामक हो जाते तो हैं वो। हाँ, और हर चौराहे को घेर के बैठ जाते हैं, और फिर आप जो है बड़ा मुश्किल से आप निकल पाते हैं। तो सिचुएशन ये है कि, लेकिन ये जो है कि रात के टाइम में 9 साढ़े 9 होता है तो मैं देखता हूँ कुछ लोग के हाथ में बैग होता है, वो बाकायदा जमीन पे कुत्तों के आगे खाना डालते हैं, और फिर वो जो है एक साथ 50-50 कुत्तों को खाना डाल रहे हैं, और फिर एक आध जगह अगर आप उनसे कहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुत्ता तो खुद ही अपना एक बड़ा सक्षम जानवर है, बहुत शिकारी जानवर है, कुत्ते को आप जबरदस्ती खाना दे रहे हैं तो वो खा लेगा, लेकिन अगर वो समझिए आप नहीं देंगे तब भी कुछ ना कुछ वो अरेंज कर लेगा। अगर उसकी कैनाइन लाइन देखिए, वो कुत्ता जो है एक शिकारी जानवर है, उसके दांत भी जो है मांस खाने के लिए बने होते हैं, और वो कुछ ना कुछ कर लेगा अगर आप उसे नहीं देंगे। लेकिन आप उसे दे रहे हैं, फिर जब नहीं मिलेगा कभी बारिश के टाइम में या ठंड के टाइम पे, तो वो कटखना हो जाता है, काट लेता है, नुकसान पहुंचा देता है। और मुझे मानना है कि इसमें प्रॉपर एक लिटिगेशन, वो एक रूल्स बनने चाहिए कि लोग खाना क्यों खिला रहे हैं, अपने घर पे रखें, घर पे खाना खिलाएं, बेड पे सुलाएं, हमें क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वही कुत्ता आप खाना खिला के उसको बाहर छोड़ देते हैं, और रात में वो जो है वो न्यूसेंस दिन में भी करता है, पीछे गाड़ी आप जा रहे हैं, आपके पीछे दौड़ रहा है, तो 25-50 लोग घायल इसी बात को हो जाते हैं कि कुत्ता आपके स्कूटर के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जैसे आपने बताया कि गाजियाबाद की वो सब इंस्पेक्टर महिला थी, ड्यूटी ऑफ करके आ रही थी, और पीछे कुत्ता एकदम रात के दौड़ दो पड़ा बजे की एकाएक घटना सामने है। आया। हाँ, और रात वो के दो बेचारी बजे की गिर गई, घटना है। जबकि वो शी वॉज ए प्रॉपर ट्रेंड लेडी, जी। पुलिस की जिसके हेलमेट पास भी। ट्रेनिंग हो। जी हाँ, और वो डेथ हो गई, और एट द स्पॉट डेथ हो गई, आप देखिए।
तो जी सर। कितना भयानक आक्रमण होगा कुत्ते का, आप ये समझिए। तो इस मीनस को खत्म होना चाहिए, और इसके लिए वास्तव में कोई नियम कायदे कानून होने चाहिए। और इसमें स्टरलाइजेशन तो है ही है सबसे पहली चीज, जिसमें कुत्तों की जी नसबंदी हो। लेकिन मेरा मानना है कि जब इतनी स्थिति खराब हो चुकी है पूरे देश में, मैं भी साउथ में भी था, तो रात में जी। हम लोग जो टूरिस्ट होते हैं ना, उन्हें कई दफा इच्छा होती है चलो रात में देखें शहर कैसा लग रहा है, तो हम लोग निकल जाते थे, तो वहां भी ये सिचुएशन थी। तो जी मुझे लगता है कि स्टरलाइजेशन की समाज को बचाने के लिए या कुछ करने के लिए जरूरी है कि इनकी संख्या किसी भी रूप में इमीडिएटली कम होनी चाहिए। इसमें कोई आदर्शवाद की कोई राह नहीं पकड़ी जा सकती। ओके सर। सर मेरा जी। दूसरा यहाँ पे एक सवाल है कि आज हमारा समाज, हमारे लोग, आज जागरूक लोग जिस तरीके से कुत्ते के समर्थन में आकर के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इंडिया गेट पे, तमाम जगहों पर, आज तक यही समाज, यही जागरूक लोग कभी गौ हत्या पर नहीं निकाले, क्यों? क्या उन्हें गौ हत्या से प्यार, गायों से प्यार नहीं है? गायों का दूध नहीं पीते वो लोग? देखिए अनिल जी, मैं बताऊं आपको, गौ तो चलिए मान लीजिए अपने अपना फेथ है। कई लोग गौ को खाली एक जानवर ही मान लेते हैं, तो कहते हैं ठीक है, होते हो रही है, कुछ लोग खाते हैं, उनका राइट है खाने का। हम क्या करते, ये भी प्रोग्रेसिवनेस है ना, कि भाई हम किसी के खान पान के व्यवहार पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर वो गाय का मांस खाता है तो उसे खाने दीजिए। तो पहली बात तो यही है कि हमारी सरकारों ने क्या किया है इसमें, कि जो है गौ हत्या होती है उसमें सरकारों का पूरा पैटर्नेज होता है, देखिए। तो अब यही लोग, आपका प्रश्न ये है कि ये लोग गौ हत्या पे क्यों नहीं बोलते। भाई ये जी लोग तो हजारों साल से और सैकड़ों साल से, पिछले दसियों साल से हम देख रहे हैं कि 100 बहुसंख्यक जब मरते हैं तो उसमें 90 खास समुदाय विशेष के हाथ से मरते हैं। जी आप अगर अखबार उठा के देखिए, अगर आप कैटेगरिकली रीडिंग कर रहे हैं, तो जी उसके लिए कोई रोने वाला नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई नहीं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। छांगुर ने 1000 लड़कियों का कन्वर्जन करा दिया, हिंदू लड़कियों का इस्लाम में, उसके लिए जी कोई रोने वाला नहीं है। उसमें बहुत सारी सर। लड़कियां जो है प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है जी सऊदी अरब भेज दी गई, कुछ दुबई भेज दी गई, उस पर कोई रोने जी वाला नहीं है। तो एक जी गाय के लिए लोग क्या रोएंगे? तो जब सर, आदमी वही की मैं। जी हत्या पर इनको तकलीफ नहीं है, तो ये जी गाय के लिए क्या रोने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो ये एक वैसा समाज है जो कि जी फटाफट अंग्रेजी बोलता है, और जो जी है हर चीज की प्रोग्रेसिवनेस का ठेका इन्होंने ले रखा है। आप जी यही वो लोग हैं, आप देखिए पाकिस्तानी कोई शख्स होता है और वो स्पाइन करना पकड़ा जाता है, तो ये लोग उसके भी मानवाधिकार की और उसकी ये लोग दुहाई देने लगते हैं। तो जी ये सर। वो इस सर समाज मैं। को पॉइंट आउट करिए, ये कौन लोग हैं, आप देखिए। जी सर। सर मेरा यहाँ पे एक हम्म, सवाल और भी है, जब आपने छांगुर की बात उठाई है, छांगुर हम्म, जैसे लोग जो है गुपचुप तरीके से पिछले कितने, न जाने कितने सालों से लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। उनके टारगेट पे लड़कियां हैं, जो नई नई लड़कियां हैं, जो जवान लड़कियां हैं, हम्म, लेकिन किसी जातिवादी संगठन ने, किसी समाज ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला, किसी ने उसके फांसी की मांग नहीं की। लेकिन तमाम चीजें, अभी कोई घटना हो जाए, एक दूसरी जाति को मार दे, उस पर दोनों जातियों के लोग आ जाते हैं आंदोलन करने। लेकिन यहाँ पे किसी जाति के लोग आंदोलन करने नहीं आए, न क्षत्रिय समाज, न यादव समाज, न और कोई भी पाल बघेल जो भी समाज के लोग हैं, आज तक कोई संगठन विरोध करने नहीं आया। मुझे ये समझ नहीं आया क्यों। और तो और खास बात ये है सर कि हम्म। किसी राजनीतिक संगठन ने, यानी कि सपा, बसपा, कांग्रेस, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की, इसकी विरोध नहीं किया, एक बयान तक छांगुर के विरोध में नहीं दिया है। वो यहाँ तक कि बयान संसद क्या, चल वो रही है, वहां पे जिक्र नहीं हुआ कभी। नहीं, वो छांगुर के समर्थन में खड़े हैं भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। अगर डिबेट इस पे होने लगेंगी और हो रही हैं, तो आप देखिए वो कहते हैं कि इस देश में नियम, हमारा संविधान कहता है कि आदमी को अपना अपना धर्म मानने की इजाजत है और अपने धर्म के प्रचार करने की इजाजत भी है, अपने इंस्टीट्यूशन खोलने की सब अल्पसंख्यकों को विशेष इजाजत है। तो छांगुर भी तो वही कर रहा है, छांगुर भी वही कर रहा है। तो वो छांगुर के साथ खड़े हैं डायरेक्टली, अगर वो चुप है तो ये मान के चलिए वो छांगुर के साथ है। उनको, अब देखिए आपने कहा जातिवादी लोग क्यों नहीं बोलते, इस देश में क्या है कि हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जी हमने हिंदू को चर्चा का विषय बनाया ही नहीं कभी। इस्लाम की जब भी बात होती है तो वहां पर इस्लाम, इस्लाम की रटी की जो कुछ हो रहा है इस्लाम के लिए हो रहा है, लेकिन हिंदू की जब जी बात आती है तो आपको बैकवर्ड मान लिया जाता है। तो ये जो यहाँ जाति के नाम पे आदमी जान दे देता है, जाति गौरव के लिए, आरक्षण के लिए, उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो,
लेकिन अगर हिंदुओं के संरक्षण की बात आ जाएगी, हिंदुओं की बेटियों की बात आ जाएगी, तो वो जो है वो खामोश रहेगा, उसे उसके मन पे जाती नहीं। आप एक आम मुसलमान से बात जब करते हैं तो आप देखते हैं कि वो मुसलमान के नाम पर द्रवित हो जाता है। मुझे याद पड़ता है, मैं जी ट्रेन में जा रहा था, मैंने पाकिस्तानी लोगों की आलोचना कर दी, तो एक सज्जन थे, वो कहने लगे कि साहब वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है, फाइनली तो हमें उनका साथ में बैठना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। तो इस्लाम जो है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हम लोग जातियों से जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण सेना भी है, कायस्थ संघ भी है, परशुराम सेना भी है। तो आप एक ब्राह्मण के कोई आंदोलन निकाल दीजिए, ओबीसी के नाम पे निकाल दीजिए, एससी के नाम पे निकाल दीजिए, बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आप हिंदुओं की कोई इशू को लेके, चाहे छांगुर को लेके निकल जाएं, या आप किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो, या कन्हैया लाल का जैसे मामला है, तो अगर आप जी सर। कन्हैया लाल की जाति के रूप में अगर आप कहते कि वो कन्हैया लाल फलानी जाति का था और जो है वो उसकी हत्या हो गई, तो उनकी जाति के बहुत सारे लोग सड़क पे आ जाते। लेकिन कन्हैया लाल का आपने इशू उठाया एक हिंदू के रूप में, तो लोग सड़क पे आने जी मुश्किल हो गए, आप देखिए। तो और ये दूसरा, एक सामने वाला हमारे, जो आरोपी है वो मुसलमान है, इसलिए और नहीं आ रहे लोग। अगर हाँ कोई वो दूसरी एक जो, जाति का दूसरी जाति का होता तो अब तक आ गए होते गाली हाँ देने, हाँ हाँ, सोशल मीडिया पे लिखने के लिए। अभी हम्म अभी हम्म जब जाति की बात उठी है तो अभी मैं एक लाइन और यहाँ पे चर्चा करूंगा सर, कि अभी देख लीजिए सर, यहाँ पे यूपी की घटना है। जो अभी विधायक हैं पूजा पाल, हम्म उन्होंने अभी क्या नाम से सपा को छोड़ दिया है, तो बसपा यानी सपा यानी यादव समाज के लोग जो है उनको पूरा पूरा टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यही यादव समाज के लोग छांगुल वाले मामले पे एक भी नहीं बोले हैं। और सर हम्म सबसे ज्यादा लड़कियों के जो बोली लगाता था कि धर्मांतरण करने पर 15 लाख 16 लाख, वो ब्राह्मण क्षत्रिय जाति की लड़कियों के लिए था। और यादव हम्म ओबीसी जाति की लड़कियों के लिए 10 लाख 8 लाख, और दलित जाति की लड़कियों के लिए 5 लाख 6 लाख। लेकिन किसी हम्म समाज के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, खुल के समर्थन नहीं किया, उसके लिए प्रदर्शन नहीं किया, उसका पोस्टर बैनर नहीं जलाया, और कोई खुल के नहीं आया। जो काम किया यूपी पुलिस ने किया, यूपी एटीएस ने किया। नहीं, छांगुर में तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि छांगुर के मामले में लोकल जो ये वाली पार्टी है, हरे रंग वाली पार्टी, तो इसने तो उनका समर्थन किया, और उसने कहा है कि नहीं, छांगुर को ये हक था, वो कर रहा था, और उसने गलत क्या किया। यहाँ पर अगर आप केयरफुली अखबार पढ़ते हो और मैं इन लोगों के देखते हो, लखनऊ के लोगों में जो बैठे हुए लोग हैं, उनका छांगुर को खुला समर्थन था। और वो इसको, अगर छांगुर को अरेस्ट कर लिया गया है और एक उसकी पूरी विंग को, तो वो इसके विरोध में कि क्यों अरेस्ट किया हुआ है, और वो कह रहे हैं ये तो कोई अपराध ही नहीं किया है उसने। ये उनकी ओपिनियन है। और मुझे भी लगता है कि लेटर और सूनर छांगुर विल बी आउट फ्रॉम द जेल। और उसने जिस तरीके से काम किया है, बड़ा साउंड तरीके से काम किया है, वो बहुत बड़े उसके ऊपर हीनियस क्राइम बनेंगे नहीं, ना केस बन पाएगा, क्योंकि वो, देखिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हैं, सोचते बहुत, और उनकी एक सिर लड़ाते हैं आपस में बैठ के, और कैसे घटनाक्रम को अंजाम देना है और कैसे साफ साफ बच के निकल जाना है। वो छांगुर वाला मामला आप देख लीजिए, कितने साल से चल रहा था, 2016-17 से चल रहा है ये। और जी सर। उसने सिर्फ एक व्यक्ति की 130 करोड़ की संपत्ति हड़प ली, दोनों को कन्वर्ट कर लिया, उसकी पत्नी को अपना कीप बना लिया, और समझिए उसका जो पति था वो उसका बिल्कुल सेवक बन के हो गया। एक जजी का क्लर्क था, वो उसके लिए मुकदमे हैरेस करता था, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराता था, तो कन्वर्जन में और तो इतना स्ट्रांगली नेटवर्क बना हुआ था वो। और हम लोग कहीं समझ ही नहीं पाए। बलरामपुर एक छोटी जगह है, लोकली अगर आप देखें, और वहां इतना बड़ा ये चल रहा था, वहां के सारे हिंदू भी देख रहे होंगे इस चीज को, कि एक आदमी जो है एक अंगूठी बेच रहा था सड़क पे घूम घूम के, और वो अरब पति बन गया, और एक 100 करोड़ की कोठी में रह रहा है वो, और उसके घर पे अनेक प्रकार के लोगों का आना जाना। ये भी कहा जा रहा है अनिल जी कि उसके घर के पीछे एक कोई कब्रिस्तान टाइप का मिला है रिसेंटली, और उस पे भी कुछ ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन अखबार में मैंने कहीं लिखा देखा है कि वहां पे कुछ इस लेवल का भी था कि जो लोग उससे असंतुष्ट होते थे या होती थी, वो लोग शायद पीछे ही हैं, उसके घर के पीछे। तो मामला बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि अब वो भी बैकड्रॉप पे मुझे लग रहा है चला गया है मामला, और जितने हाँ, लोग शांत हो गिरफ्तार गया होने है। थे हो गए। जितने गिरफ्तार होने थे हो गए, और मामला अब शांति की ओर है। धीरे से कभी आप देखेंगे कि कोई हाई कोर्ट उसको जमानत दे देगा,
और वो फिर के बैठ के वो इस बार बलरामपुर में नहीं बैठेगा, वो इस बार पिलखुआ में बैठ जाएगा, पिलखुआ से उठेगा तो वो बरेली में बैठ जाएगा, अपना काम वो सुचारू रखेगा। ऐसे सैकड़ों हजारों नेटवर्क देश में चल रहे हैं। जी सर, इसमें कोई दो राय है नहीं ना? है सर, कोई दो राय नहीं है। हम्म। अभी छांगुर के हाँ। साथ में आगरा पुलिस ने एक लड़की, दो लड़कियों हम्म। को बरामद किया है, वो कोलकाता से। हम्म। वो दो लड़कियां गायब हो हम्म। गई थी, उनका पूरा जी वो जो जी। है वो आईएसआईएस के लिए ब्रेन वॉश कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से बताया हम्म। कि उसको रेस्क्यू कैसे किया गया, पुलिस वाले हम्म। मुसलमान बन के गए तब रेस्क्यू कर पाए, क्योंकि वहाँ के लोकल इनपुट ने कहा अगर आप पुलिस बन के आएंगे तो जिंदा बच के हम्म। नहीं आएंगे। बंगाल की बात बता रहे हैं, बंगाल। सब जगह ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है। आप दिल्ली, आप तो वहां बैठे हैं नोएडा में इस समय। नोएडा में नो गो जोन है। नोएडा की बता रहा हूँ मैं, नो गो जोन है। आपके गाजियाबाद में नो गो जोन है, और दिल्ली का तो 40% हिस्सा नो गो जोन बन चुका है ना, जहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं। आपको याद होगा जब वो पुलिस इंस्पेक्टर थे शर्मा जी, L18 मकान में मारे गए थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास में, जी। ओखला में। जी जी, तो वो भाखड़ा भी में। तो नो गो जोन ही है, और वो बेचारे समझिए वो ऊपर चढ़ के जा रहे थे और किसी ने AK-47 से गोली मार दी, और हम समझिए पुलिस वाले का बलिदान हो गया। कांग्रेस की उस समय गवर्नमेंट थी और लोग उसके साथ में भी खड़े हो गए। बल्कि उस समय की गवर्नमेंट उन लोगों के साथ में खड़ी हो गई थी जिन्होंने गोली से हमारे इंस्पेक्टर को मारा था। उस इंस्पेक्टर की वाइफ उस समय जो पड़ोस में एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, होली फैमिली शायद, तो वो उस समय उनकी पत्नी वहां पर होली फैमिली में भर्ती थी, और बच्चा उनका, बल्कि बच्चा उनका भर्ती था, फैमिली उनकी वहां थी। उस बीच में वो इंस्पेक्टर साहब मारे गए, शर्मा जी। और पूरी गवर्नमेंट, जिसमें सलमान खुर्शीद ने कहा था कि वो जो था रात भर, एक नेत्री हैं बाहर से आई हुई, वो रात में रोती रही, तो वो तब का केस था समझिए। तो नो गो जोन इज जी सर। एवरीवेयर। और लेकिन उसमें हमारी सरकारों का जो लगातार सोना है, जो जो इग्नोर करना है, लगातार इंटीमेशन होने के बावजूद भी, दिल्ली के इतने ऐसे एरिया हैं जहां उन्हें मालूम है कि यहाँ पर एक साथ 2000-3000 रोहिंग्याज रह रहे हैं, और जी कुछ हम लोग करते ही नहीं है वहां पर, और मजे से जो है जी। वो सर्वाइव कर, और वो अभी कैमरे के सामने कहते हैं हम रोहिंग्या हैं। वो जी, कैमरे के अभी सामने तो कहते अभी हैं हम तो रोहिंग्या हैं। जी, अभी तो घुसपैठियों हम्म। को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल कोर्ट से ऐलान भी किया है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपसे हम्म। मैं जानना चाह रहा था सर, ये जो इन्होंने ऐलान किया है, घोषणा की है, क्या ये घोषणा ही रहेगी या होगी हकीकत में? पहला चीज। दूसरा चीज सर, आप इमरान मसूद का भी बयान आया है, अभी सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर ने उनसे बात की, तो वो कह रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, आप इन्हें घुसपैठियां क्यों कह रहे हैं? कोई हम्म। घुसपैठियां नहीं है भारत में। देखिए, मुझे याद पड़ता है कि जब भाजपा गवर्नमेंट आई थी 2014 में, जी तो उस समय जो था, इत्तेफाक से मैं उधर ही पदस्थ था और उसी क्षेत्र में था, आपको याद जी होगा। और जी सैटरडे संडे को, चूंकि छुट्टी होती थी हाफ डे हम लोग की, संडे को तो जंतर मंतर पे धरना चला करता था रोहिंग्यास के जी खिलाफ। ये बात है 2014 की मैं बता रहा हूँ, धरना जी चला करता था। और और उस समय जो रोहिंग्या की संख्या वहां पर सैकड़ों में थी, सैकड़ों में थी, हजारों में नहीं थी। तब हम लोग धरना जी चला रहे थे और पुलिस कभी भगाती थी, कभी हम लोग के नाम नोट करती थी, कभी। मैं ये कह रहा था कि रोहिंग्या 2014 में दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में थे। जी अब दिल्ली में ये माना जाता है रोहिंग्या इतने 11 साल में लाखों की संख्या में है, दिल्ली एंड नियर बाई इलाकों में। और जी उनके लिए पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, वो मकान दुकान पे काबिज हो गए हैं, उनके बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी लड़कियां ग्रेजुएट बन के अब निकल रही हैं, बच्चे जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें दाखिला लेते हैं। दिल्ली के बहुत बड़े ट्रेड पे उनका कब्जा है, जितनी होम मेड्स हैं वो रोहिंग्याज हैं। तो ये इस गवर्नमेंट के काल में तो हुआ है 11 साल में। और आप 11 साल से देख रहे थे, अब 11 साल से 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। तो आप 11 साल से क्या कर रहे थे? जबकि आपके एक ऐसी जागरूक ग्रुप था आपके पास पूरे देश में, जो आपको बता रहा था कि रोहिंग्या इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं।
और अब आप 11 साल से, जबकि आप खुद सरकार हैं, सरकार में बैठ के आप ये बता रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। पिछले कई सालों में सिर्फ 3000 घुसपैठियों को आप वापस भेज चुके हैं, और स्थिति ये होती है घुसपैठियों को आप वापस एक ट्रेन से बेस से भेजते हैं और 15 दिन बाद वो दिल्ली में फिर दिखने लगते हैं। तो ये तो आपका स्थिति है, तो ये सब दिखावा है। देखिए, ये जो लाल किले की प्राचीर से कहना है, मुझे लगता है बल्कि आपको याद होगा कि हरदीप सिंह पुरी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 3100 या 3200 फ्लैट जो है ये रोहिंग्या को देने जा रहे हैं, है ना। तो एक जो गवर्नमेंट ये कह रही है हम रोहिंग्या को और वो फ्लैट देने जा रहे हैं, तो वही गवर्नमेंट 11 साल बाद कह रही है हम इनको निकालना चाहते हैं। अच्छा, रोहिंग्या छोड़िए, बांग्लादेशी, जी जी, ये तो इनका नहीं, ये जो इनका ट्वीट था इनका पिछले दिल्ली इलेक्शन से पहले का था। हाँ, ये हरदीप सिंह पुरी का जो था। हाँ, दिल्ली चुनाव हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। तो स्थिति, एक तरफ आप उनको फ्लैट दे रहे हैं और लाल किले की प्राचीर से आप उनको घुसपैठिया बता रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं मानता गवर्नमेंट कुछ, हाँ, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ये कुछ करने जा रही है। और अब उन्होंने सारे पेपर्स उनके पास हैं, मुझे पूरा डाउट नहीं, मैं 100% संतुष्ट हूँ इस बात में कि रोहिंग्यास को मकान अलॉट हो चुके हैं। बहुत सारे, जो आपने देखा झुग्गी के बजाय फ्लैट वाली स्कीम जो चल रही है, तो जब रोहिंग्या के पास अपना आधार कार्ड है, अपने राशन कार्ड बने हुए हैं, वीकर सेक्शन में उनका एनरोलमेंट है, तो उनको क्यों नहीं मकान अलॉट होगा? और हो गया होगा, निश्चित रूप से हो गया। और मैंने एक आध के इंटरव्यू भी देखे, मैंने इंटरव्यू देखे लोगों के साथ, हमें मकान मिल गया है और हमें जो फ्लैट दिया है, उन्होंने फ्लैटों में भी दिक्कत है। जो आदमी रेखाइन का रहने वाला है और दिल्ली में वो पकड़ ली जगह, फिर उसने कुछ अनशन पेपर्स बनवाए और उसको ऐसा संभावना पूरी है देखिए कि उसको कोई फ्लैट भी अलॉट हो गया है, वो फ्लैट में भी संतुष्ट नहीं है। यहां तक हुआ है देखिए कि उसे फ्लैट भी अलॉट हो गया, फ्लैट में रह रहा है। और जो झुग्गी है सो कॉल्ड उसकी, दिल्ली में झुग्गी वो झुग्गी नहीं है एक्चुअली, वो पूरे पूरे मकान है, एसी लगे हुए हैं, पक्के फर्श है, 2-3 माले की बिल्डिंग से उन्हें झुग्गी कहा जाता है। तो उन झुग्गी के गवर्नमेंट के फ्लैट में रह रहे हैं वो, और झुग्गी को किराए पर उठा दिया है। पूरी झुग्गी का 3 मंजिल का किराया 25,000 रुपए, नीचे दुकानें चल रही हैं उसके। तो ये सिचुएशन है, 11 साल से सरकार अपनी आंखों से देख रही है। और ये बेशक वहां पर केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, लेकिन ये जो एरिया था ये तो आपका था, पुलिस आपकी थी, होम मिनिस्ट्री आपकी थी, ये काम आपका था। अब आप इस समय लाल किले के से बोल रहे हैं, तो ये सब दिखावटी बातें हैं और होना जाना कुछ नहीं है। हम लोग बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को, और ये अब वो इतनी जड़ों तक घुस गए हैं कि आप अगर गौर से देखेंगे अनिल जी, तो जो मंडी समितियां हैं हर शहर में, आप देखते हैं जहाँ पे फल और सब्जी का काम होता है, सरकारी सब्जी मंडियां हैं, मंडी समितियां, और बहुत बड़े एरिया में होती हैं, कई एकड़ में, उसमें सैकड़ों ट्रेडर होते हैं। उसमें जो खरीद फरोख्त का काम बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग करते हैं, तो बड़े हर ट्रेड में वो लोग हैं, तो अब आप उन्हें निकाल नहीं सकते। और ये आपने तब किया जबकि हम आपको वार्निंग करते रहे, रोहिंग्या के केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ पाल साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रोहिंग्यास का ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। इवन बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आपने इनको बिजली क्यों नहीं दी, आपने इनको पानी क्यों नहीं दिया, स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं दिया। हाँ, यही मैं कहने जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका मूलभूत अधिकार है। हाँ, और उसका फायदा उठा लिया गया। हाँ, दूसरा चीज सर कि आपने जैसा मंडी की बात की, मुर्गा मंडी यही गाजीपुर में है, ज्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ पे जाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा वही लोग मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इमरान मसूद कांग्रेस का सांसद है, वो कह रहा है गरीब लोग हैं, आप घुसपैठिया क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम कितने लोग हैं, डाटा दिखाओ, डाटा मांग रहा है। अरे भैया, ये तो दाऊद इब्राहिम को भी गरीब बता देंगे भाई, ये जो है आपने जी, हाँ, ये लोग गरीब की आड़ में पूरा देश ले लिया। देखिए, देश का उस समय भी सन 47 में अपने को गरीब बता रहे थे, देश के 18-20% लोगों ने देश का 40% हिस्सा छीन लिया हमारा, अपने को गरीब कह कह के। और फिर 40 में से समझिए 15-20% ने देश उनके लिए सपोर्ट किया, और फिर गए भी नहीं, यहीं बैठ के रह गए, और अपने को गरीब ही कह रहे हैं वो आज में।
अरबपति आदमी भी अपने को गरीब ही कहता है यहाँ पर। और सक्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक लाइन लिख गई, जो कि एक्चुअली उन्हीं को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई थी, कि मुसलमान जो है SC ST से भी कमजोर है, गरीब है, अनपढ़ है। उसका इतना फायदा, और वो लाइन जानबूझ के लिखवाई गई, और उसकी आड़ में इतनी ज्यादा प्रिविलेज स्कीमें उन्हें दी गई कि आज की तारीख में कोई भी इस कम्युनिटी का आदमी आपको फैक्चुअली गरीब दिखेगा ही नहीं। उसकी जो ड्रेसिंग अप है वो हम लोगों से बेहतर है, उनके मकान हमसे बेहतर हैं। हम लोग फ्लैट में रहते हैं, वो लोग अपनी जमीन में रहते हैं, जमीन पे मकान बना के रहते हैं, और लिक्विडिटी उनके पास है। उनके पास जो है ऐसे काम है जिसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, और एजुकेशन में, सरकारी सर्विस में, IAS PCS में, पुलिस में, सारी हर जगह वो दिख रहे हैं आपको, और वो अपने को उसके बाद भी गरीब कह रहे हैं। ये सिचुएशन है। सरकार ने तो उनके लिए UPSC की कोचिंग फ्री कर दी सर। कोचिंग देखिए एक लंबे अरसे से फ्री चल रही है, लेकिन कुछ इस गवर्नमेंट ने क्या काम किया, जब ये गौर सत्ता में आए तो इन्होंने उनको 1 लाख रुपए और देना शुरू कर दिए, समझ रहे हैं आप, और उनकी लॉजिंग की व्यवस्था करा दी। और जो नए नए उसमें एडवांसमेंट हुए वो ये हुए कि जितने भी हज हाउस हैं वो UPSC के कोचिंग सेंटर बन गए, और जो है बुक्स फ्री हैं, खाना फ्री है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है रहने के लिए। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मेट्रोज, बेंगलोर, सब जगह इनके पास जगह है। तो वो IAS क्यों नहीं बनेंगे? एक एक साल में 58 IAS उनके बने। आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग विंग उनकी IAS की है, और वो IAS भी हो सकता है अपने को अभी भी गरीब कह रहे हो, अपने परिवारों को गरीब कह रहे हो, क्योंकि उनकी उनकी जो एग्जाम की भाषा होती है उर्दू होती है, जो ऑप्शनल होती है उर्दू होती है, उर्दू में पूरा पूरा नंबर मिलता है उनको। जी जी जी, इसमें सुदर्शन टीवी ने एक बहुत अच्छा पूरा एक कैंपेन चलाया था, और उस पर सुदर्शन टीवी को बड़ा पेनलाइज किया गया, उसके ऊपर मुकदमा भी हुआ, मैंने सुना था सर कि आपने, अभी और भी है, उनके, अभी भी है, मुकदमा है, हाँ, और और उन्होंने एपिसोड जो वो रोक दिए गए थे उनके, जो उन्होंने बनाए रोक थे, दिए गए। जी। है ना। बल्कि खबर तो कुछ इससे भी ज्यादा थी कि अब ये किस हद तक ऑथेंटिक है, लेकिन ऐसे सूत्रों की तरफ से है कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं उनको इंटरव्यू में बोनस मार्क्स दिए गए। बाप रे अब देखिए, बाप। ऐसा है जैसे आपने कहा कि उर्दू में कॉपी लिख रहा है, उर्दू में कॉपी जांचने वाला है, उर्दू स्टडीज के पेपर्स हैं, तो हमें, हमारे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि इसने कॉपी में लिखा क्या था, इसको नंबर इतने क्यों दिए गए, है ना। सवाल ही नहीं उठा सकते। और हाँ, और ये जो बोनस मार्क्स की खबर है ये बड़ी ऑथेंटिक है, और इस पे और जब एक IAS बनता है तो समझिए आप, IAS की पावर्स जानते हैं कि कितनी होती है। जब एक कांस्टेबल तक अब जब इस कैपेसिटी में आता है तो वो अपने क्षेत्र पे एक उनके फेवर में कैंपेन चला देता है, तो IAS क्या करेगा। बल्कि कुछ IAS जो अब रिटायर्ड हो गए उनके ऊपर ये आरोप है, बल्कि छांगुर वाले मामले में भी है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, उन्होंने छांगुर को सपोर्ट किया इसी कम्युनिटी के लोगों ने। तो गरीब गरीब कह के सब अभी कुछ हथिया लो और गरीब बने रहो। गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जब हिंदू महिला लव जिहाद का मामला लिखवाने आई थी तो उसको डांट के भगा दिया था, बोला कि जा भाग जा यहाँ से। और उसके बाद पता चला कि ये छांगुर गैंग से जुड़ा हुआ था, जो लव जिहाद करने वाला लड़का था वो छांगुर गैंग से जुड़ा हुआ था, और ये भी पुलिस वाला भी छांगुर गैंग से जुड़ा हुआ था। तो दोनों ने मिलकर उसको भगा, जो है लड़की का केस नहीं लिखा, लड़की आज भी लापता है। उसके माँ बाप अभी भी मांग कर रहे हैं कि उसको लाया जाए, और उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि उसकी लड़की को तस्करी करके सऊदी अरब भेज दिया गया है। अब उस मामले में सस्पेंड हुआ है पुलिस अधिकारी, मुसलमान है, लेकिन उन्होंने कभी गिल्टी फील नहीं किया कि हमारे जाति के लोग इस मामले में पकड़े जा रहे हैं और जो है अपराधी हैं और सस्पेंड किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी छोटा मोटा कोई एक पुलिस अधिकारी या कोई कुछ हो जाता था तो सारे समाज के लोग उस पर ब्लेम डालना शुरू कर देते, तुमने जाति का नाम खराब कर दिया, तुमने समाज का नाम खराब कर दिया। लेकिन ऐसे तो वो लोग कितने अपराधी हैं, लेकिन किसी ने किसी जाति के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कोई ये नहीं कहा कि तुमने हमारे समाज का नाम खराब कर दिया, समाज का नाम नीचा कर दिया, जबकि सपोर्ट करते, कहते हमारा तो जिहाद है वो ठीक है, वो तो उनका, तो देखिए अगर आपने इस्लाम को थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, और आप
एक उनकी जो मुख्य पुस्तक है वो पढ़िए, जिसपे वो चलता है। इसके अलावा जो उनकी हदीसें हैं वो पढ़िए, वो ठीक कर रहे हैं, है ना? हाँ, वही मैं कहना तो चाह रहा हूँ सर वो कि अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जी, अपनी जो लिख के जो लिखा हुआ है उनकी बुक्स में, वो वही कर रहे हैं, उनके उसको अपराध वो मानते नहीं है। और कोई इंस्पेक्टर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का है और उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी निगाह में वो ठीक कर रहा है। प्रश्न ये है कि हमारे लोगों ने इस चीज को पढ़ा समझा क्यों नहीं? हमारे जो आईएएस पीसीएस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मंत्री प्राइम मिनिस्टर फलाना सब लोग बैठे हैं, उसको पढ़ते ही नहीं इन चीजों को। ये चीजें अभी की नहीं है, ये हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम देखिए, जो अभी लोकसभा में रखा गया है, उसमें इसके अलावा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सब में ये कहा गया है कि मुस्लिम बहुल इलाके में बैंक होना चाहिए स्पेसिफिक। वहां पर उसी अगर इस बहुल इलाका है तो उसका जो पुलिस थाना वहां होना चाहिए, उसका जो इंचार्ज है वो भी मुस्लिम होना चाहिए। ये हमारे यहाँ चल रहा है। तो जब इस हद तक का पैट्रोनेज है, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात आपने बताई कि उसने उसका फेवर किया, तो वो तो बैठाया इसीलिए गया है ना। जब वो बैठाया इसीलिए गया तो वो वही कर रहा है ना, तो गलत क्या किया? जब एक पर्टिकुलर बहुलता वाले इलाके में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंस्पेक्टर या कोई भी अधिकारी बैठाया गया, तो क्यों बैठाया गया? इसलिए बैठाया गया कि वो अपने उसके लोगों को अविश्वास ना रहे और उसको समय मिलने पे पैट्रोनेज मिले, संरक्षण मिले, तो वो संरक्षण दे रहा है। तो इसमें गलत क्या है? तो ये तो हमारी गलती है कि हमने सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, जो उस समय की गवर्नमेंट थी और आज क्या जो हमारी गवर्नमेंट का स्टाइल है सेम, बल्कि सच्चर कमेटी उन लोगों ने लागू नहीं की, हमारी 2014 की, जिसको हम हमारी गवर्नमेंट कहते हैं, उसने लागू की है सच्चर कमेटी पूर्ण रूप से हूबहू। जॉब्स में भी, पोस्टिंग्स में भी, रिजर्वेशन में भी, और कोई मकान अलॉटमेंट में भी, ठेकेदारी में भी, कोई एरिया ऐसा नहीं बचा है जहां पे उनको संरक्षण नहीं, एब नॉर्मल नहीं है। ये हमेशा से होता है अनिल जी, आपको अभी पता है, बचपन से देख रहे हैं। और हम लोगों ने आवाज उठाई है तो लाठी डंडे भी खाए हैं। और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं वीएचपी के लोग, बजरंग के दल देश के किसी ना किसी हिस्से में इसी पॉइंट पे लाठी खाते रहते हैं और मुकदमे लड़ते रहते हैं बेचारे। और पॉइंट यही होता है जो आप कह रहे हैं, ठीक है? तो जी लेकिन ये सर, है कि पब्लिक सोशल मीडिया के आने के बाद से ये हुआ है कि ये चीजें अब डिस्कस होने लगी हैं और फीडबैक लोगों तक जाने लगा है। लड़कों ही नहीं, लड़कियों तक ये चीजें पहुंची हैं। और ये जो लव जिहाद के किस्से बहुत दिख रहे हैं आपको, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वो अनरिपोर्टेड होते थे हम लोग के टाइम में बहुत ज्यादा। अब रिपोर्टेड सारे के सारे हो रहे हैं, जहां पर अगर लड़की के माँ बाप और लड़की जो है वो समझ जाते हैं बाद में भी। लेकिन कमी आई है सोशल मीडिया के कैंपेन से, और जो जागरूकता हुई है। और आपके और हम जैसे लोग लगातार बोल रहे हैं इसके बीच में। सुदर्शन टीवी जैसा चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके में, और कई चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे स्ट्रांग तो सोशल मीडिया का आम जो बच्चे हैं, जो 300 रुपये महीना के जो डाटा लेते हैं, वो बहुत अच्छा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका हमें कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, सर आगे यहाँ पे बढ़िएगा मेरा एक प्लीज। सवाल है जी। मेरा यहाँ पे एक हम्म। सवाल यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि जो है अभी हमारा आपने देखा होगा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। हम्म। उसके बाद में जो दृश्य हमारे देश में बने थे कि कितने पाकिस्तानी पकड़े जा रहे थे, खासकर महिलाएं जिनका ससुराल हम्म। या तो पाकिस्तान है या तो जिनका मायका पाकिस्तान है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम्म। जो पाकिस्तान के विरोध में देश भर में पाकिस्तान हमारी सड़कों पे पाकिस्तान के झंडे लगाए जा रहे थे, तो आपने वीडियोस देखे होंगे सर कि काफी सारी महिलाएं आती हैं और झंडा उखाड़ के अपने साथ ले जाती हैं, और काफी लोग जी जी विरोध करते हैं कि तुम पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा रहे हो, वो देश जी है, जी। उस देश का तुम हम्म। क्यों विरोध कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारी सेना ने भी कहा है कि हम जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे उस वक्त 2.5 मोर्चे पर लड़ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, 2.5 मोर्चा। तो पहला मोर्चा पाकिस्तान, दूसरा मोर्चा चाइना, तो आधा मोर्चा हमारे देश के अंदर। नहीं 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 अनिल जी, ऐसा नहीं है, ये आधा मोर्चा नहीं है। ये मोर्चा जो है वो, दो मोर्चे जो आपने वो बताए, ये अकेला मोर्चा 5 मोर्चों के बराबर है। आपको मालूम नहीं कितनी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर आप फीडबैक्स लें ना 1947 के विभाजन के दंगों के टाइम का,
62 के युद्ध के टाइम का, 65 के युद्ध के टाइम का, 71 के युद्ध के टाइम का, कारगिल युद्ध के टाइम पे लोगों ने सपोर्ट करने में पाकिस्तान को कोई कमी नहीं रखी है। हम आज 2.5 मोर्चा भी डर डर के कह रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं, ये बात स्वीकार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान भी कहता है कि भारत में अब इतने लोग हमारे हैं, 25 करोड़ लोग हैं, समझिए, हमें कोई हरा नहीं सकता है। जब वो साफ साफ ये कह रहा है तो ये आधा मोर्चा नहीं है, आधा मोर्चा नहीं है, जो है वो पूरा मोर्चा है, और वो ये मोर्चा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो और मामला ये है कि ये चीजें बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट की इस पे कोई निगाह भी नहीं, इसको ग्रेविटी से भी नहीं ले रही है कि जनरल रावत इस बात को कह गए थे सबसे पहले 2.5 मोर्चे को। लेकिन मेरा मानना है ये आधा मोर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा मोर्चा है और इसको आगे आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आप जब कश्मीर में देखते हैं ना कि आर्मी को एक वो कर रही होती है एनकाउंटर, तो इधर सामने आतंकवादियों से फायरिंग हो रही होती है और पीछे जो है कश्मीर के लोकल लोग जो होते हैं वो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनका ध्यान बढ़ जाए और जो है आतंकवादी भागने में सफल हो जाए। तो ये 2.5 मोर्चे की बात हुई। अपने घर ये में भी तो शरण दे देते हैं। नहीं, तो ये जो एक टर्म चल रहा है ना ओवरग्राउंड वर्कर, वो क्या है? ओवरग्राउंड वर्कर वही लोग हैं जो कि बस AK-47 नहीं उठाए हुए। भाई जो 3 पाकिस्तानी मारे गए हैं रक्षाबंधन से पहले, जो उसमें बताए जाते हैं पहलगाम में, वो इतने दिनों कहाँ रह रहे थे? वो किसी घर में ही तो रह रहे थे ना, कश्मीर के, आराम से रह रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, बढ़िया से रह रहे थे। तो वो जो ओवरग्राउंड वर्कर कहे जा रहे हैं, ये उन्हीं की करतूत है सारी। और उनको जो वहाँ की इंटेलिजेंस इनपुट्स देना, कहाँ पर आर्मी इस समय है, कैसे कहाँ अटैक करना है, ये सारा जो यही लोग तो करते हैं। तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भारत में तो अब कुछ नहीं है ऐसा, बाहर भी कोई भी आतंकवादी हमला होता है हम लोग सीधे कह देते हैं ये पाकिस्तान का कराया है। ये मैं हमेशा इस बात पे जो हूँ, थोड़ा सा इरिटेशन मुझे होता है कि भारत के जो इंडिया के लोग हैं और इस तरीके के लोग हैं जिन्हें आधा मोर्चा कहा जा रहा है, तो असली जो हैंडवर्क है वो उन्हीं का है, असली हैंडवर्क उन्हीं का है, समझिए। तो उसको हल्के से नहीं लेना है जी अनिल जी। नेक्स्ट सर यहाँ पे जी, यहाँ पे मैं ये कह रहा था सर कि जो है अब अभी हम लोग मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं घुसपैठ और इन सबको, और यहाँ पे आपने राशन कार्ड की बात की, आपने घर अलॉटमेंट की बात की, यहाँ पे यूपीएससी जिहाद की बात हुई। लेकिन सर यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है लोकतंत्र का, जो लोकतंत्र का कहा जाता है कि वोटिंग अधिकार, वोटिंग में भी घुस गए हैं पूरा अच्छे तरीके से। अब जब चुनाव आयोग इस वोटिंग लिस्ट से इन लोगों के नाम हटा रहा है, अवैध घुसपैठियों के, जो SIR प्रक्रिया चल रही है बिहार में भी, इसको लेकर के जो है लामबंद हो पड़ा है, संसद में कार्रवाई नहीं चलने दे रहा। अभी राहुल गांधी बिहार के दौरे पे गए हुए हैं, बिहार के दौरे पे हैं और वो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सर SIR की प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं, और इस पे जो 65 लाख अवैध नाम हटाए गए हैं उसको जो है आप कैसे देखते हैं, और कितने हो सकते हैं, या फिर सिर्फ 65 लाख ये सही आंकड़ा है? या फिर दूसरा चीज ये सर कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, अब जीत नहीं पा रहे हैं तो वोट चोरी का आरोप लगा करके चुनाव आयोग पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं सर। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये आपको कैसे विश्वास है कि जो 65 लाख लोग के नाम हटाए गए हैं ये घुसपैठिया ही हैं? क्योंकि जब असम में अभी यही प्रक्रिया दोहराई गई थी, वहां दूसरे रूप में की गई थी, तो जो वोटर लिस्ट से लोग निकाले गए थे वो तो अधिकांश हिंदू थे। और मेरे पास इनपुट्स ये है कि वहां पे 65 लाख लोगों में से अधिकांश हिंदू लोग हैं, जो हम लोग, आप देखिए, हम लोग अपने कागज रखते ही नहीं है। वो लोग जो घुसपैठी हैं उन्होंने अपने सारे कागज तैयार किए हुए हैं। मेरा मानना है ये 65 लाख में से 50 लाख लोग जो होंगे वो हिंदूज होंगे और भारत के रहने वाले होंगे, जिन्होंने अपने कागज संभाल के रखे ही नहीं होंगे। और वो जो 9 या 8 चीजें हैं जिसमें से कोई एक देना है वो दे ही नहीं पाए होंगे। तो ये जो फिगर 65 लाख की जा रही है, इससे हम, मुझे लगता है हमारा ही नुकसान है। अब राहुल गांधी का क्या है, उनको तो कोई चाहिए मामला जिसमें वो शोर मचा सके। 65 लाख में हमारा ही वोटर भी कम हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए, अगर आप नाम के हिसाब से करेंगे कम होगा। और एक उन्हें भी मुद्दा भी मिल गया अपना आंदोलन जलाने का,
लेकिन उससे कुछ फर्क वरक पड़ेगा नहीं। मुझे तो लगता है अगर आप इसको आगे रिव्यू करेंगे तो 65 लोग में से जो निकले हैं अधिकांश वो वोटर होंगे जो हिंदू होंगे और जिन्होंने अपनी लापरवाही दिखाते हुए, क्योंकि हिंदू तो आप देखिए हजारों लाखों हिंदू ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हुए, जो गरीबी रेखा के लिए बीपीएल कार्ड उनके पास नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं बीपीएल कार्ड भी कुछ होता है ना। राशन कार्ड भी नहीं होता है, उन्हें मालूम ही नहीं है, वो बस जिंदगी काट रहे हैं किसी तरीके से। लेकिन एक आम जो ये और लोग हैं अल्प सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, जो कि अल्पसंख्यक वर्चुअली है नहीं, तो वो उनके पास एक एक चीज होती है, उनके पास एक पूरी मशीनरी है इस काम को कराने के लिए। हर मोहल्ले में कोई शख्स ऐसा होता है उनके यहाँ जो घर पे जाता है, वो कहता है तुम्हारा राशन कार्ड बन गया, अच्छा तुम्हारे यूनिट कितने हैं, उनका मेरा यूनिट तो 7 है, अरे भाई इस बीच में तुम्हारे 2 बच्चे भी तो हो गए, उसके यूनिट तुम बढ़वाओ, तो 2 यूनिट वो बढ़वाता है। फिर तुम्हारा क्या आधार कार्ड बन गया, उनका नहीं, मैंने बोला अच्छा हम बनवा के देंगे तुम्हारा। तो एक मैकेनिज्म है उनकी प्रॉपर, हमारे यहाँ ऐसी कोई मैकेनिज्म है नहीं। तो ये जो 65 लाख वाली बात है, मुझे तो अपने जो है ऐसा लगता है कि इसमें लॉस हमारा ज्यादा होगा, असम की तरह उनका ज्यादा लॉस नहीं होगा, आपको बताऊं। लेकिन अभी सर कई अभी जब ये एसआईआर का प्रक्रिया चल रही थी तो इसमें कई सारे वियोलोज पकड़े गए थे जिन्होंने लोगों को बांटे ही नहीं, मुसलमान थे और पूरा जो मुस्लिम एरिया है वहां पे पूरा बांट के और पूरा रिकॉर्ड करके दे दिया और बीएलओज के आधार पे ही सारी चीजें हो रही हैं, तो बीएलओज भी उनके ही हैं। नहीं तो ये आप वहां क्यों देख रहे हैं, बिहार में क्यों देख रहे हैं, ये सारे काम यूपी में भी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं। वो जहां रहेगा अपने लोगों के लिए काम करेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। उसकी जो किताबें हैं, उनकी जो तकरीर है, जो उनकी जो रिलीजियस कांग्रेशंस हैं, जो उनकी जो आपस में छुपाते बैठकें होती हैं, जो ऊपर से आदेश आते हैं, जो खुतबे होते हैं, उनमें यही बताया जाता है कि आपको कैसे प्रोसीड। अब देखिए उदाहरण के रूप में ले देखिए कि जब अग्निवीर की भर्ती की नोटिफिकेशन आता है ना, तो मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है उनके मोहल्लों में कि आपने अपने बच्चों को भेजिए। अभी बिहार में बहाली चल रही है किसी चीज की, तो समझिए हर मस्जिद से ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाई देखिए आपको अप्लाई कराना है। छत्तीसगढ़ में भी ये प्रोसीजर अपनाया जाता है, यूपी में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि एक संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम, तो उसमें एक दफा रूरल कैरियर एजेंट्स की भर्ती निकली थी, तो समझिए उसमें स्टाइपेंड मिलता है कुछ। तो जो स्टाइपेंड मिलता है, तो जब उनका एक आदमी एक पर्टिकुलर गांव में गया और उसने कहा सर इसमें तो ऐसा है कि 5,000 रुपए महीना मिलेंगे और थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा, तो उनका साहब आप देर क्यों कर रहे हैं, अभी फ्राइडे की नमाज है और उसी दौरान आप अनाउंस कर दीजिए, लड़के बहुत आते हैं उसमें। और उन्होंने बाकायदा एक दूसरा व्यक्ति जो कि उन्हीं के मजहब का था, उसी डिपार्टमेंट का था, वो चला, उसने अनाउंसमेंट की और उसने कहा आप आइए, और समझिए ठीक ठाक संख्या मिल गई उन लोगों की। तो ये बड़ा रेगुलर प्रोसेस है और आज से नहीं चला आ रहा है, हमेशा से चला आ रहा है। आप ने एक बात गौर की होगी कि जैसे मुस्लिम इलाकों में कोई बच्चा खो जाता है, खो जाते हैं तब तो चले जाते हैं छोटे बड़े बच्चे, तो वहां मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है इमीडिएटली, सारी मस्जिदों से, कि किसी ने देखा हो तो बताए इस कलर के कपड़े पहना। आपने कभी देखा हिंदुओं की मंदिरों से ऐसा अनाउंसमेंट होते हुए? हेलो? नहीं सर, नहीं। नहीं देखा ना। तो वो प्रोसेस को समझने की जरूरत है ना। तो हम लोग नहीं समझेंगे तो जो हाल हो रहा है आप देख रहे हैं कि हम लोग सो कॉल्ड मेजोरिटी होते हुए भी हमारे आनंद रंगनाथन जी कहते हैं कि 8वें दर्जे के हम नागरिक हैं, और मैं मानता हूँ 8वें दर्जे के हैं नागरिक, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सुनने वाला तो कोई है नहीं, और सुनने वाला क्या, हम बात उठाना ही नहीं जानते, सुनेगा कौन। हमें अपने राइट्स ही नहीं मालूम है, ना गरीब आदमी को अपने राइट्स मालूम है, ना हमारे मिडिल क्लास को अपने राइट्स मालूम है, और अपर क्लास तो खैर क्या कहिए, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए अच्छा है। मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल ये है कि आज हम्म, प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे युवा युवतियों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे मत जाओ, सही रास्ते पे चलो, रिलेशनशिप में रहना गलत बात है। लेकिन हमारे समाज के कुछ तथाकथित लोग, वो हीरोइन की जो बहन है, हमारे साधु संतों का अपमान करती है, उनके न जाने क्या क्या बोलती है, नामर्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है उनके लिए, और टीवी पैनल में बैठ के लोग जो है उनके खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव करना गलत क्या है, मतलब टेस्ट ड्राइव करके रिलेशन बनेंगे और शादियां होंगी, समाज चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज सर कि
महिला आजकल की जो महिलाएं हैं साधु संतों का हमारे विरोध कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी जी जाती हैं मस्जिद में अखिलेश यादव जी के साथ में, उनकी पीठ दिख रही थी, तो एक मौलाना टीवी पे आकर के बोलता है कि वो नंगी थी। उसके खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया, किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने टीवी पर डिस्कशन नहीं किया। लेकिन आज जब हिंदू साधु संत समाज को सही दिशा में जाने के लिए बोलते हैं, तो उनका इतना विरोध होता है, क्यों? वही बात है ना कि जो हमारी पिछली पीढ़ियां हैं ना, अनेक पीढ़ियां, पिछली पीढ़ी ने कि अनेक पीढ़ियां, जिसने अपने बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं, और वो सिर्फ इसमें रहे कि खाओ पियो मौज करो। एक हमारे यहाँ गुरुजी हैं, उनका कहना था कि एक आम हिंदू की क्या जिंदगी होती है। हिंदू की जिंदगी ये होती है कि पैदा हुए, शिक्षा ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी होती है। या कहीं पर आप पेंशन के बजाय कहिए कि व्यापार किया, उसके बाद मर गए। उसको मालूम ही नहीं रहता है कि जीवन का कोई और मकसद भी होना चाहिए। उसका मकसद यही होता है कि हम पैदा हो गए, अब हमारी नौकरी लग जाए, व्यापार सेट हो जाए, उसके बाद हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे भी कहीं जो है बढ़िया नौकरी और हो जाए, और फिर उसके बाद शादी हो जाए, और फिर उसके बच्चे हो जाए, फिर वो भी यही करें। इसमें उसकी जिंदगी खप जाती है। लेकिन इसके वाइस वर्सा आप लीजिए, इस्लामिक वर्ल्ड में जाइए, वहां ये नहीं है। वहां जब बच्चा पैदा होता है तो पहला जो घर में एक आदमी आता है, वो कान में उसके अल्लाह अकबर कहता है। वहां से उसके अंदर संस्कार डालना शुरू होते हैं। जब बच्चा 2 साल होता है, 3 साल का होता है, तो घर पे आके एक मौलवी या कोई इस्लामिक टीचर आके उसको इस्लामिक प्रैक्टिसेस बताता है, उसके अभिवादन के तरीके बताता है, उसको मोटी मोटी बातें बताता है कि कैसे उसका तुम इस्लाम के, उसी समय से उसको बता दिया जाता है कि इस्लाम ही है इस दुनिया का सब कुछ। बाकी तो ये तो टेम्पररी लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, ये काफिर्स हैं, और तुम्हें ये करना है, इस्लाम को नाफिज करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, ये बचपन से उसे बताया जाता है। हर मुस्लिम बच्चे को ये मालूम होता है कि हमारा जो इस्लाम है बहुत सुपीरियर है। वहां बच्चे को ये शुरू से बताया जाता है कि इस्लाम में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स, दोनों चीजें बताई जाती हैं। हमारे यहाँ क्या ऐसी मैकेनिज्म है अनिल जी? कोई मैकेनिज्म है? घर में बाप और बेटे बैठ के शराब पी रहे हैं साथ में, मैंने देखा है। कई तो ये कहते हैं होली पे बाप बैठे, मैंने देखा वैसे भी पी रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिटी को बचाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड भी अब वैसा ही है। जी, हाँ, अब जब साधु तो मैं संत वही सही उस पे सही आ रहा सलाह हूँ देते हैं। कि साधु की ये बात कहाँ क्यों आके पहुंची है। वो ऐसी है कि जब खाओ पियो मौज करो, हमारे जीवन की संस्कृति बन गई, शराब पीना हमारे यहाँ बड़ा अच्छा माना जाने लगा, तो वो चीजें खाली लड़कों तक क्यों रहेंगी, लड़कियों तक भी आएंगी ना। अब आप देखिए शराब की दुकान पे 25% ग्राहक लड़कियां होती है। आप नोएडा का सेक्टर 1 का देख लीजिए ठेके जो है, और वो जो दिल्ली में अशोक नगर पर ठेका था, अब तो शायद सिर्फ देशी रह गई है वहां पे। तो 25% ग्राहक वही होते थे वहां पे, और वहां के जो इक्वालिटी की शाम के बात करते सीन हैं है। सर। हाँ, तो जब वो बिल्कुल उसी ढर्रे पे चल रहा है, तो जब आदमी ऐसी चीजें खाएगा, ऐसी पिएगा, ऐसी संगति में रहेगा, तो वो करेगा और उसको मानेगा कि मैं आपको एक बात, एक किस्सा छोटा सा सुनाता हूँ पाल जी। जी जी सर। मैं नोएडा में था, तो शाम को वॉक करने में निकलता हूँ, तो मैंने देखा कि एक लड़की के साथ 2 लड़के थे, और लड़की जो थी नाले के मुहाने पे बैठ के वॉमिटिंग कर रही थी। अब उसमें एक लड़का, एक पर्टिकुलर उसका था, दिख रहा था साफ साफ, और दूसरा था भी था, और वो लड़की वॉमिटिंग, तो मैं समझ गया इस लड़की ने ज्यादा शराब पी रखी है, समझ रहे हैं। तो मैं वहां खड़ा हो गया, और जब वो लड़की फ्री हुई तो हाँफती हुई कार की सीट की तरफ बढ़ी, तो मैंने कहा कि भाई कहाँ से, क्या है, क्या मामला है, लड़की बिटिया की तबीयत खराब हो गई? बोले सर अंकल आपको क्या मतलब है? तो मैंने कहा नहीं बेटी की तबीयत क्या, तुम लोगों ने क्या किया इसको? और मुझे थोड़ा सा उसमें ये लगा, मैंने कहा तुम लोगों ने क्या किया? तो कहते तब तक लड़की वो फिर जमीन पे बैठ गई, गाड़ी में बैठते बैठते, मतलब तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो गई उसकी, यानी उसने शराब ज्यादा पी ली थी। लड़के भी पिए हुए थे शराब, और लड़की भी पी हुई थी जम के। तो मैंने कहा कि इमीडिएटली मैंने 112 नंबर घुमाया, और वहां नोएडा में अच्छी बात यह है कि जैसे आप 112 नंबर घुमाए ना, तो 3-4 तरफ से आपकी एकदम पुलिस की वो आती है गाड़ियां। तो वो इमीडिएटली 2 गाड़ियां आ गई वहीं पर,
उन्होंने लोकेशन मुझसे पूछी आगे, और उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ियां देखी, लड़के तो भागे, इमीडिएटली गाड़ी छोड़ के भागे। और जो था लड़की से पुलिस वालों ने उनके घर माता जी का कोई मोबाइल से नंबर निकाला, फोन किया। थोड़ी देर में माता जी और उनके पिताजी आए, वो भी आसपास कहीं के थे। ये घटना है सेक्टर 15 की। तो आसपास आए। अब देखते हैं क्या है कि उनकी माता जी भी आई साथ में, वो एक शॉर्ट सा नेकर पहनी हुई थी और साथ में एक कुत्ता था उनके, कार में बैठ के थी, आई हुई थी। पिताजी भी थे। तो वो आके पुलिस वालों पे नाराज हो गई कि आपको इस मामले में इंटरफेरेंस करने की जरूरत क्या थी। फिर वो मेरे ऊपर भी हो गई कि आपको क्या मतलब था, और लड़की मेरी खुद है, जॉब करती है, आपको क्या तकलीफ है। आप समझ रहे हो बात को। आप इससे जो आप बहुत कह रहे हैं उससे एक्सर्ट्स निकालिए आप। तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो मेरे ऊपर उल्टे वो फालन हो गई। और आप लोग के बीच में पड़ते हैं, वो लोग मेरे घर पहुंचा देते हैं, आपको क्या तकलीफ है, वो तो उनके फ्रेंड्स हैं। तो खैर वो जैसे तैसे, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब माएँ